अगस्त 2002 में दो 10 साल की लड़कियां पास के एक खेल केंद्र से मिठाई खरीदने के लिए निकलीं और घर वापस नहीं लौटीं। उनकी गुमशुदगी की व्यापक जांच, जिसने पूरे यूनाइटेड किंगडम में सुर्खियां बटोरीं, पुलिस को हाई स्कूल के केयरटेकर इयान हंटली तक ले गई। हम जिन कई हत्यारों के बारे में बात करते हैं, उनके विपरीत उसकी बात की गिरफ्तारी कोई चौंकाने वाली बात नहीं थी। हंटली की छवि हिंसक थी और उसका कानून से कई बार पाला पड़ चुका था, जिनमें से कई मामले कम उम्र की लड़कियों के शोषण से जुड़े थे। गिरफ्तारी के तुरंत बाद हंटली पर जेसिका चैपमैन और हॉली वेल्स की हत्या का मुकदमा चला और वो दोषी पाया गया। लेकिन सवाल अब भी बाकी थे। आखिर इयान हंटली कौन था और किस वजह से उसने दो मासूम बच्चों की जान ले ली? इस डॉक्यूमेंट्री में हम सोहम मर्डर्स यानी इयान हंटली केस की पड़ताल करेंगे और कई सवालों पर रोशनी डालेंगे। गायब होना। जेसिका चैपमैन ने 4 अगस्त 2002 की सुबह अपनी सबसे अच्छी दोस्त हॉली वेल्स को फोन कर मिलने का प्लान बनाया। वो सुबह करीब 11:45 बजे अपने घर ब्रुक स्ट्रीट, सोहम, कैम्ब्रिजशायर से निकली ताकि वो हॉली से मिल सके और उसे वो नेकलेस गिफ्ट कर सके जो उसने अपने परिवार के साथ मेनोर्का में छुट्टियां मनाते हुए खरीदा था। उस नेकलेस को एक पेंडेंट के रूप में बताया गया था, जिसमें एच अक्षर एक सर्कल के अंदर था और उसे दो डॉल्फिन से सजाया गया था। रेड हाउस गार्डन्स में हॉली के घर की दूरी कम थी। वहां पहुंचकर दोनों 10 साल की बच्चियां अपनी दोस्त नताली पार्क के साथ कंप्यूटर गेम्स खेलने लगीं, जो दोपहर के खाने पर घर चली गईं। खाने के बाद हॉली और जेसिका ने कंप्यूटर पर समय बिताया। दोपहर 3:15 पर उन्होंने मैनचेस्टर यूनाइटेड की शर्ट पहनी। एक शर्ट हॉली की थी, जबकि जेसिका ने ओलिवर की शर्ट पहनी थी। हॉली की मां निकोला ने दोनों को एक जैसी शर्ट्स में फोटो ली। यह तस्वीर बाद में कुख्यात हो गई। ये दोनों की आखिरी तस्वीर थी जो उनके लापता होने से पहले ली गई थी और उनके गायब होने के बाद यह तस्वीर बहुत फैल गई थी। हॉली के परिवार में बारबेक्यू था। दोनों लड़कियां वेल्स परिवार के साथ समय बिता रही थीं और खा रही थीं। करीब 6:15 बजे हॉली और जेसिका ने खाना खाया। हॉली के माता पिता को याद है कि दोनों लड़कियां ऊपर गई थीं और उन्होंने हॉली के कमरे में उनकी आवाज सुनी थी। यही आखिरी बार था जब दोनों के माता पिता ने लड़कियों को जिंदा देखा। उन्हें नहीं पता था कि लड़कियां पास के खेल केंद्र में स्नैक्स लेने गई थीं। उन्होंने किसी को नहीं बताया कि वे जा रही हैं। अभियोजन पक्ष ने कहा कि लड़कियां उस इलाके में पूरी तरह सुरक्षित और आत्मविश्वासी थीं जिससे वे परिचित थीं। वे वहीं रहती थीं, वहीं स्कूल जाती थीं और उन्हें लगता था कि वे अपने लोगों के बीच हैं। रात 8 बजे निकोला वेल्स बेटी के कमरे में गईं, क्योंकि मेहमान जा रहे थे और लड़कियां अलविदा कहना चाहती थीं। लेकिन बच्चे वहां नहीं थे। निकोला और हॉली के पिता केविन ने घर, बगीचे, सड़क और आसपास की गलियों में तलाश की, पर दोनों बच्चियों का कोई सुराग नहीं मिला। चिंतित होकर उन्होंने जेसिका के माता-पिता से संपर्क किया, जो इस बात को लेकर परेशान थे कि उनकी बेटी भी घर नहीं आई है, खासकर क्योंकि जेसिका का मोबाइल फोन बंद आ रहा था और वे उससे संपर्क नहीं कर पा रहे थे। करीब 8:30 रात थी, जो लड़कियों के कर्फ्यू का समय था। माता पिता ने बच्चों को ढूंढने की कोशिश की, पड़ोसियों, दोस्तों और रिश्तेदारों को फोन किया, पर कुछ पता नहीं चला। हॉली और जेसिका की गुमशुदगी की रिपोर्ट रात 9:55 बजे दर्ज हुई। जांच। कई गवाहों ने लड़कियों को साथ देखा और सीसीटीवी में दिखा कि हॉली के घर से निकलने के बाद वे कई बार लौटती रहीं। गवाहों ने उन्हें उनकी फुटबॉल टी-शर्ट से पहचाना,
जिन दोनों की पीठ पर बेकम नाम लिखा हुआ था। उन्हें सैंड स्ट्रीट, रिवर रोड पार करते और सोहम विलेज कॉलेज के खेल केंद्र में देखा गया। उन्हें शाम 6:32 बजे कॉलेज रोड पर साथ चलते देखा गया। उनकी बाहें एक दूसरे में थीं। 10 साल के बच्चों की तलाश के लिए 400 से अधिक अधिकारियों को पूर्णकालिक रूप से नियुक्त किया गया था, जो पूरे शहर में घर घर जाकर पूछताछ कर रहे थे। सैकड़ों स्थानीय स्वयंसेवकों के साथ पास के एयरबेस के अमेरिकी वायुसेना कर्मियों ने भी बच्चों की तलाश में मदद की। उनकी तस्वीर, जो उनके गायब होने से 1 घंटे से थोड़ा ज्यादा पहले ली गई थी, जिसमें वे अपनी लाल फुटबॉल टी-शर्ट पहने हुए थीं, को प्रत्येक लड़की के विवरण के साथ जारी किया गया। माता पिता ने बताया कि हॉली और जेसिका अजनबियों से बात नहीं करती थीं। सेंट एंड्रयूज प्राइमरी स्कूल के प्रधानाचार्य ने मीडिया से कहा, हमने बच्चों को अजनबियों से संभावित खतरे के बारे में शुरू से समझाया है। कैम्ब्रिजशायर, लिंकनशायर में हर पंजीकृत यौन अपराधी से पूछताछ हुई और पूरे यूके से 260 और पंजीकृत यौन अपराधियों से भी सवाल किए गए। अधिकारियों को डर था कि दोनों लड़कियों का अपहरण कर लिया गया है, लेकिन जिन सभी यौन अपराधियों की जांच की गई थी, उन्हें आखिरकार संदेह से बाहर कर दिया गया। कुछ समय के लिए माना गया कि बच्चों की मुलाकात किसी ऑनलाइन चैट के व्यक्ति से हुई थी, पर यह संभावना जल्द ही खारिज कर दी गई। अगले कुछ दिनों में दोनों लड़कियों को एक साथ चलते हुए दिखाने वाली सीसीटीवी फुटेज का एक क्लिप जनता के सामने जारी किया गया, ताकि लोगों की यादें ताजा की जा सकें और गवाह सामने आ सकें। उनकी आखिरी गतिविधियों का पुनर्निर्माण रिकॉर्ड कर 10 अगस्त को प्रसारित किया गया, जो उन्हें आखिरी बार देखे जाने के 6 दिन बाद था। हॉली और जेसिका दोनों के माता पिता आज रात ITV के करंट अफेयर्स शो में आए, जहां उनसे इन गायबियों के बारे में इंटरव्यू लिया गया। परिवार ने मीडिया से अपील कर लड़कियों की सुरक्षित वापसी की मांग की, जिससे जनता से 2000 से ज्यादा सूचनाएं मिले। 13 अगस्त को अखबारों ने रिपोर्ट किया कि पुलिस को हॉली और जेसिका की गुमशुदगी का संबंध एक 6 साल की बच्ची के अपहरण से होने के संकेत मिले हैं। अज्ञात बच्ची को उसके घर बार्टन अंडर नीडवुड, ईस्ट स्टैफर्डशायर से ले जाया गया, जो सोहम से करीब 2 घंटे दूर है। दोनों मामलों के बीच संबंध की वजह एक गहरे रंग की फोर्ड मोंडियो कार थी, जिस पर नकली नंबर प्लेट थी और दोनों घटनाओं से जुड़ी थी। माना जाता है कि इसी गाड़ी का इस्तेमाल उस अपराधी ने 6 साल की बच्ची को अगवा करने में किया था। इसी तरह की गाड़ी कैम्ब्रिजशायर के ग्लेटन गांव में भी उसी समय देखी गई थी, जब जेसिका और हॉली लापता हुई थीं। जांचकर्ताओं ने बताया कि हॉली और जेसिका के लापता होने से कुछ दिन पहले बार्टन लड़की के अपहरण में इस्तेमाल कार, जिस पर नकली नंबर प्लेट थी, ग्लेटन, नॉर्थ कैम्ब्रिजशायर में देखी गई थी। हमने कहा है कि हमें नहीं पता ये आदमी कहां से है, लेकिन उसका मनोवैज्ञानिक और भौगोलिक प्रोफाइल तैयार किया है। संभव है कि वो अपहरण की पूरी तैयारी के साथ आया था और अब बड़े इलाके में सक्रिय है। सौभाग्य से 6 साल की बच्ची को उसके अपहरण के 30 मिनट बाद ही खोज लिया गया और वो शारीरिक रूप से सुरक्षित थी। उसका अपहरण भी पिछले साल गांव में हुई उस घटना से जोड़ा गया, जिसमें 12 साल की लड़की का पीछा फोर्ड मोंडियो कार के ड्राइवर ने किया था। जासूसों ने देखा कि मोंडियो कार की नंबर प्लेट्स नॉटिंघमशायर में दूसरी गाड़ी से चुराई गई थीं। अधिकारियों ने 2 बार टीवी पर अपील की, पोस्टर लगाए, रिपोर्ट की गई घटनाएं जांची और संदिग्ध का ई-फिट बनवाया, फिर भी उसकी पहचान नहीं हो सकी। 7 अगस्त को एक टैक्सी ड्राइवर ने कहा कि लापता वाले दिन उसने एक हरे रंग की सैलून कार में ड्राइवर को 2 लड़कियों से झगड़ते देखा। A142 पर दक्षिण की ओर जाते समय सैलून कार के ड्राइवर को हाथ जोर-जोर से हिलाते देखा गया। टैक्सी ड्राइवर ने कार का पीछा किया जब तक वो न्यू मार्केट के स्टडलैंड्स पार्क स्टेट में नहीं मुड़ी। हालांकि इससे कोई और सुराग नहीं मिला। इयान हंटली गवाह। इस जांच में सबसे प्रमुख गवाह 28 वर्षीय हाई स्कूल केयरटेकर इयान हंटली था। उसने जांचकर्ताओं को बताया कि होली और जेसिका के लापता होने से एक दिन पहले उसने दोनों से अपने दरवाजे पर थोड़ी बातचीत की थी। उसने बताया कि लड़कियों ने उसकी मंगेतर मैक्सीन कार के बारे में पूछा, जो उनकी टीचिंग असिस्टेंट थी, जब उन्होंने उसे कुत्ते को दरवाजे के पास ब्रश करते देखा।
जहां वह कार के साथ रहती थी। हंटली ने कहा कि लड़कियां बहुत खुश थीं, लेकिन उसने अफसोस किया कि उनसे ये नहीं पूछा कि वे कहां जा रही हैं। लड़कियों ने रिपोर्टेडली पूछा था कि क्या कार को उनके स्कूल में फुल टाइम टीचिंग असिस्टेंट की नौकरी के लिए आवेदन करने के बाद सफलता मिली या नहीं। हंटली ने उन्हें बताया कि उसे सफलता नहीं मिली थी। उन्होंने कहा, उन्हें बता दो, हमें अफसोस है, और फिर कॉलेज स्ट्रीट पर चल पड़े। 15 अगस्त को स्काई न्यूज के संवाददाता से बात करते हुए हंटली ने भी यही कहा, मैं उन लड़कियों को नहीं जानता। मैं उस समय अपने घर के सामने वाले दरवाजे पर खड़ा होकर अपने कुत्ते को संवार रहा था। वो भाग गई थी। वापस आई तो अस्त व्यस्त थीं। मेरे पास आकर पूछा, मैक्सीन कैसी है? मैंने कहा, वो ठीक नहीं है, उसे नौकरी नहीं मिली। उन्होंने कहा, कृपया उसे बता देना कि हमें अफसोस है। फिर लाइब्रेरी की ओर चली गईं। उसने आगे कहा कि यहां आसपास के सभी लोग और मैं बहुत से लोगों से बात कर चुका हूं। उनका कहना है कि जब तक कोई खबर नहीं आती, तब तक एक उम्मीद की किरण बनी रहती है, और असल में हम सब उसी उम्मीद पर टिके हुए हैं। अगले हफ्तों में हंटली ने जांच में बार बार खुद को शामिल किया। पुलिस और रिपोर्टरों को विस्तार से इंटरव्यू दिए। एक इंटरव्यू में हंटली ने बताया कि लड़कियां अजनबियों पर कैसे प्रतिक्रिया कर सकती थीं। पत्रकार ब्रायन फार्मर ने बताया कि 28 साल के कैर और हंटली दोनों की प्रतिक्रियाएं उन्हें संदिग्ध लगी थीं। जब फार्मर ने कैर से स्ट्रेंजर डेंजर के बारे में पूछा, तो उन्होंने देखा कि हंटली, जो सभी के अनुसार लड़कियों को अच्छी तरह नहीं जानता था, जवाब देने के लिए बीच में कूद पड़ा। फार्मर ने कहा, उसे लगता है हॉली चुपचाप कार में चली जाती, लेकिन जेसिका नहीं। वो सच में जोरदार विरोध करती और सच में संघर्ष करती। उसने देखा कि हंटली इंटरव्यू के दौरान बेचैन लग रहा था और हैरान करने वाली भावनात्मकता दिखा रहा था। 2022 में इस खास इंटरव्यू को याद करते हुए फार्मर ने कहा, मुझे लगता है कि जिस तरह से उसने बताया कि हॉली और जेसिका कैसे प्रतिक्रिया देंगी, वे बिल्कुल वैसे ही प्रतिक्रिया दी। उसे पता था कि वे कैसे प्रतिक्रिया देंगी, क्योंकि जब उसने उन्हें मारा था तब उन्होंने वैसी ही प्रतिक्रिया दी थी। हंटली ने कैर को भी उस विदाई कार्ड के साथ फोटो खिंचवाने को कहा, जो उसके छात्रों ने उसे तब दिया था जब उसकी क्लासरूम असिस्टेंट की नौकरी नहीं बढ़ी। हॉली ने उस कार्ड पर साइन किया था। हालांकि हंटली इस बात पर अड़ा रहा कि वह फोटो नहीं खिंचवाएगा। फार्मर ने नोट किया, मुझे लगता है कि आमतौर पर लोग फोटो खिंचवाना इसलिए नहीं चाहते क्योंकि अगर उनकी तस्वीर छपती है तो कोई उन्हें पहचान लेगा। हालांकि उसे मैक्सीन कार पर शक नहीं हुआ। उसने कहा, अगर वह झूठ बोल रहा है तो वह भी झूठ बोल रही है। पुलिस को हंटली की इस मामले में संलिप्तता अजीब लगी और लड़कियों के गायब होने के करीब एक हफ्ते बाद पत्रकारों ने अपनी चिंताएं जांचकर्ताओं के सामने रखीं। पुलिस और पत्रकारों के बीच घूमने के साथ हंटली जांच पर सवाल पूछता और डीएनए सैंपल की जानकारी भी लेता था। एक अधिकारी ने देखा कि उसकी ठुड्डी पर करीब 1.2 इंच की 3 खरोंचें थीं, जिनके बारे में हंटली ने कहा कि ये उसके कुत्ते ने लगाई थीं। टेलीग्राफ के मुताबिक एक बार हंटली ने डीसीआई से पूछा कि अगर जेसिका का मोबाइल फोन की बैटरी फेंक दी गई हो तो अपहरणकर्ता पुलिस का संदेश कैसे पाएगा। इसके अलावा 2 अलग-अलग दिनों में हंटली ने जांचकर्ताओं को झूठी जानकारी दी। उसने पहली बार दावा किया कि उसकी जैसी लाल फोर्ड फिएस्टा लड़कियों के गायब होने से पहले सोहम में संदिग्ध रूप से घूम रही थी। उसने बताया कि उसने एक आदमी को काले कचरे के बैग के साथ सोहम विलेज कॉलेज के पास संदिग्ध ढंग से घूमते हुए देखा। बाद में अभियोजकों ने कहा कि यह रिपोर्ट पूरी तरह मनगढ़ंत थी और ये फिर दिखाता है कि उसका दिमाग कितना चालाक था, जो खुद से ध्यान हटाने के लिए क्या करना है ये सोच सकता था। 5 अगस्त को एक पुलिस अधिकारी को हंटली के घर की तलाशी का आदेश मिला, जब लड़कियां लापता हुई थीं। कोई खास चीज नहीं मिली, पर अधिकारी को घर संदिग्ध लगा। उन्होंने देखा कि हंटली के कपड़े बाहर टंगे थे, जबकि बारिश हो रही थी। उन्होंने नोट किया कि घर बहुत साफ था और हवा में सफाई उत्पादों की तेज खुशबू थी। हंटली ने कहा, डाइनिंग रूम के लिए माफ कीजिए, यहां बाढ़ आई थी। हंटली के सहकर्मी बाद में रिपोर्ट करेंगे कि जब वे उस जोड़े से मिलने गए तो उन्होंने कैर को
रसोई की टाइल्स को इतनी जोर से रगड़ते हुए देखा कि टाइल्स की पेंट भी उतर रही थी। सबसे संदिग्ध बात यह थी कि गायब होने के 24 घंटे बाद ही हंटली ने अपनी लाल फोर्ड फिएस्टा कार बहुत अच्छे से साफ करनी शुरू कर दी। इस वाहन को 2001 में खरीदा गया बताया गया था और ये 11 साल पुराना था, लेकिन सभी के अनुसार ये बहुत अच्छी हालत में था और सिर्फ 38,700 मील ही चला था। जेसिका और हॉली के गायब होने के बाद वाहन के टायर बदले गए, जिससे मैकेनिक हैरान था क्योंकि पुराने टायर अच्छी हालत में थे। टायर बदलवाने के बाद हंटली ने मैकेनिक को अपनी कार की नंबर प्लेट गलत दर्ज करने के लिए 10 पाउंड दिए। जांचकर्ताओं ने पता लगाया कि कार के बूट में अंदर का कारपेट हटाकर घर का कटा हुआ कारपेट लगा दिया गया था। 6 अगस्त सुबह हंटली ग्रिम्सबी गया ताकि मैक्सीन को उसकी मां के घर से ला सके। शर्ली कैप, जो मैक्सीन कैर की मां हैं, उनकी एक पड़ोसी ने दोनों को कार के पास खड़े हुए देखा। पड़ोसी ने कहा, कार की डिक्की खुली थी और दोनों उसमें देख रहे थे। मैक्सीन रो रही थी। इयान दुबला और पीला था। हंटली ने पड़ोसी को देखते ही डिक्की बंद कर दी। आगे की जांच। हॉली वेल्स और जेसिका चैपमैन के अवशेष 17 अगस्त को मिले, करीब 2 हफ्ते बाद जब वे लापता हुई थीं। दोपहर 12:30 बजे एक गेम कीपर ने लड़कियों के शवों को बिना कपड़ों के 5 फुट गहरे गड्ढे में पाया, जो RAF लेकनहीथ की बार के पास सोहम से 10 मील पूर्व सफोक में था। गेम कीपर ने याद किया कि कुछ दिन पहले उस इलाके में उसे हवा में अजीब अप्रिय गंध आई थी। वह 17 तारीख को दोस्तों के साथ बदबू की वजह जानने लौटा था। लाशें देखकर उन्होंने तुरंत पुलिस को सूचना दी। हॉली और जेसिका के अवशेष काफी हद तक सड़ चुके थे और आंशिक रूप से कंकाल बन गए थे। मृत्यु का कारण तय नहीं हो सका, लेकिन कोरोनर डेविड मॉरिस ने माना कि सबसे संभावित कारण दम घुटना था। उन्होंने कहा कि लड़कियों की हत्या जंगल में नहीं हुई, बल्कि मौत के 34 घंटे के भीतर वहां फेंका गया। चौंकाने वाली बात यह थी कि हत्यारे ने दोनों शवों को जलाने की कोशिश की थी ताकि DNA या फॉरेंसिक सबूत मिट सके। गौरतलब है कि ठीक एक दिन पहले 16 अगस्त को हंटली और कार से पहली बार पुलिस ने पूछताछ की थी। उनसे लगभग 7 घंटे तक पूछताछ की गई और दोनों ने दावा किया कि उन्होंने लापता होने से पहले लड़कियों को देखा था। इस समय तक कार अपने मंगेतर की ही बातें दोहरा रही थी। उसने हंटली की कहानी की पुष्टि की कि उसने हॉली और जेसिका से गायब होने के वक्त बात की थी और दावा किया कि वो तब नहा रही थी। उसने कहा, काश हमने उनसे पूछा होता कि वे कहां जा रही हैं। अगर हमें तब पता होता, हम उन्हें रोक सकते थे या कुछ कर सकते थे। इसी समय के आसपास हंटली की शारीरिक बनावट बदल गई थी। उसका वजन कम हो गया था और उसमें अनिद्रा के लक्षण दिखाई दे रहे थे। उसकी परेशानी के चलते उसे एंटी डिप्रेसेंट दी गईं। जांचकर्ताओं ने बताया कि मैक्सीन कार ने पुलिस से बार-बार झूठ बोला। एक अधिकारी घर घर पूछताछ कर रहा था, जबकि दोनों से औपचारिक पूछताछ नहीं हुई थी। मैक्सीन कार ने मंगेतर से बहस की कि लड़कियों के गायब होने की रात उसने क्या पहना था। उसने कहा, मुझे पता है, कपड़े मैं ही धोती हूं। अभियोजन पक्ष ने बाद में यह टिप्पणी की कि यहां वह पूरी तरह से इस मामले में शामिल हो रही थी। न सिर्फ एक घटना गढ़ रही थी, बल्कि उस पर बहस करके कि वह कौन सा रंग का टॉप पहने था, उसे सच्चाई का एहसास भी दिला रही थी। हमारा मानना है कि उस व्यवहार में कार झूठी नहीं थी। इस जोड़े ने दिखाया कि कार सोहम में थी, जबकि वो असल में अपनी मां से मिलने शहर से बाहर गई थी। पुलिस द्वारा औपचारिक रूप से पूछताछ किए जाने के बाद कार और हंटली को हिस्टन गांव में एक सुरक्षित ठिकाने में रखा गया ताकि उन पर निगरानी रखी जा सके। इसके तुरंत बाद उस घर की व्यापक तलाशी ली गई जहां ये जोड़ा साथ रहता था, 5 कॉलेज क्लोज में और सोहम विलेज कॉलेज के परिसर की भी, जहां हंटली केयरटेकर के रूप में काम करता था। फिर से घर पूरी तरह से साफ सुथरा था। हालांकि बाद में यह देखा गया कि तलाशी के दौरान जांच के लिए कई महत्वपूर्ण वस्तुएं मिली थीं। इस बीच स्कूल के मैदान से जो चीजें बरामद हुईं, उनमें लड़कियों की जली और कटी हुई फुटबॉल टी-शर्ट्स थीं, जो संपत्ति पर एक कूड़ेदान के अंदर मिली थीं।
टी शर्ट्स के रेशों का मिलान हंटली के शरीर, कपड़े और घर के कपड़ों से किया गया। इसके अलावा जिन कूड़ेदान में ये चीजें फेंकी गई थीं, वहां से उसके फिंगरप्रिंट्स भी बरामद हुए। उसी दिन हंटली के वाहन की फॉरेंसिक जांच की गई। उसकी सफाई के बावजूद विशेषज्ञों ने कार में वही खड़िया, ईंट की धूल और कंक्रीट पाया जो उस सड़क पर इस्तेमाल हुआ था, जो शव मिलने वाली जगहों तक जाती थी। और भी ज्यादा शक की बात यह थी कि पिछली सीट का कवर गायब था और जैसा कि पहले बताया गया था, डिक्की का कारपेट भी बदला गया था। फॉरेंसिक इकोलॉजिस्ट प्रो पैट्रिशिया विल्टशायर ने हंटली के खिलाफ सबूत जुटाने में अहम भूमिका निभाई। उन्होंने निर्धारित किया कि जूते और कार में मिला पराग उसी स्थान का था जहां शव मिले थे। उन्होंने उस रास्ते का भी पता लगाया जहां हंटली ने उस खाई तक आना जाना किया था जहां शव फेंके गए थे, और यह भी नोट किया कि वहां कुचली हुई बिच्छू घास ने एक साफ रास्ता बना दिया था। उन्होंने याद किया कि पौधों ने मदद की, क्योंकि हंटली ने लड़कियों के कपड़े एक कूड़ेदान में डालकर स्कूल में जलाने की कोशिश की थी, और वे कपड़े पौधों के टुकड़ों से ढके थे जहां लड़कियों को रखा गया था। उन्होंने बताया कि जांच में कई स्थान बाहर कर दिए गए क्योंकि वहां वही पराग और वनस्पति नहीं थीं। उन्होंने देखा कि हंटली के जूतों और गाड़ी पर पराग और बीजाणुओं के निशान थे जो उसे उस जगह से जोड़ते थे। सिर्फ एक बार नहीं बल्कि 2 बार, क्योंकि वह चीजों की जांच करने के लिए वापस गया था। गिरफ्तारी। कार और हंटली को सुबह 4:30 बजे अपहरण और हत्या के शक में गिरफ्तार किया गया। 17 अगस्त को, ठीक उस समय से पहले जब शव मिले थे, लेकिन कपड़ों के टुकड़े और कई अन्य सबूत मिलने के बाद पूछताछ में हंटली टाल मटोल, भावनात्मक रूप से अलग-थलग और कभी-कभी भ्रमित दिखे। रिपोर्ट्स के अनुसार हंटली कई बार लार टपकाते दिखे, जिसे पुलिस ने मानसिक बीमारी का दिखावा समझा। इसके बाद अधिकारियों को हंटली का मानसिक अस्पताल में मनोवैज्ञानिक मूल्यांकन करवाना पड़ा। कारा पूछताछ के दबाव में जल्दी टूट गईं। उन्होंने माना कि वो लड़कियों के गायब होने वाली शाम सोहम में नहीं थीं, इसलिए मंगेतर के दावे का समर्थन नहीं कर सकती थीं कि उसने उनसे गायब होने से पहले बात की थी या सच कहा था। उन्होंने कहा कि हंटली के लिए अलिबी देने का विचार उनका था और हंटली ने उन्हें सच बताने को कहा था, लेकिन उन्होंने हंटली के अतीत को छुपाने के लिए झूठ बोला। उन्होंने कहा कि 1998 में हंटली पर झूठा बलात्कार का आरोप लगा, जिससे उसकी मानसिक सेहत प्रभावित हुई। जब उनसे पूछा गया कि क्या उन्होंने उसे बचाने के लिए ऐसा किया, तो उन्होंने कहा, उसने कुछ गलत नहीं किया। मुझे पता है आपने इंटरव्यू में काफी बातें की हैं, लेकिन मैं अब भी मानता हूं कि उसने मेरे लिए कुछ भी गलत नहीं किया। मैं उससे प्यार करता हूं, सब गलत है। पूछताछ में सामने आया कि हंटली ने कार को अपनी मां के घर से फोन कर बताया, बात यह है मैक्सीन, वे हमारे घर में आ गए थे। उसने उसे बताया कि वे अंदर इसलिए आए थे क्योंकि हॉली की नाक से खून बह रहा था और उसने उसकी नाक से खून बहना बंद करने में मदद की, जबकि जेसिका उस जोड़े के बिस्तर पर बैठी थी। इसके बाद दोनों लड़कियां बिना किसी नुकसान के वहां से चली गईं। हंटली ने कार को बताया कि 1998 में उस पर झूठा बलात्कार का आरोप लगा था और पिछली गिरफ्तारी से उसे मानसिक टूटन का सामना करना पड़ा। वो चिंतित था कि उस पर फिर से किसी ऐसी चीज का आरोप लगाया जाएगा जो उसने नहीं की थी। कार ने सुझाव दिया कि वो उसकी अलीबी बन सकती है। हालांकि जब उसे उन कई सबूतों के बारे में बताया गया जो हत्याओं में उसकी दोषिता साबित करते थे, जिसमें शवों की खोज और उस डिब्बे से उसकी उंगलियों के निशान मिलना शामिल था जहां उनके कपड़े मिले थे, तो कार कथित तौर पर फूट फूट कर रो पड़ी और चिल्लाई, नहीं, वो ऐसा नहीं कर सकता, उसने ये नहीं किया है। इन खुलासों के बाद भी कार ने हंटली का बचाव किया और रिपोर्टों में उसे उससे भावनात्मक रूप से जुड़ा बताया गया। इसके बाद उस पर न्याय प्रक्रिया में बाधा डालने की कोशिश का आरोप लगाया गया और जनवरी 2003 में उस पर अपराधी की मदद करने के 2 मामलों में भी आरोप लगाए गए। होलोवे जेल में रिमांड पर रहते हुए वो अक्सर पूछती थी कि हंटली कैसे हैं और उसे पत्र लिखती थी जिनमें वो उसके लिए अपना प्यार जताती रहती थी। आखिरकार उसने 4 महीने बाद
दिसंबर 2002 में उससे पूरा संपर्क तोड़ लिया। इयान हंटली, हत्यारा। इयान केविन हंटली का जन्म 31 जनवरी 1974 को ग्रिम्सबी में 18 वर्षीय कामकाजी वर्ग के दंपत्ति केविन और लिंडा हंटली के घर हुआ, जिन्होंने लिंडा की पहली गर्भावस्था पर शादी की थी। इयान के पिता एक अप्रेंटिस गैस फिटर के रूप में काम करते थे, जबकि उनकी मां को छापा खाने में अपनी नौकरी के लिए बहुत कम वेतन मिलता था। उनके पास बहुत कम पैसे थे, इसलिए वे गुजारा करने के लिए संघर्ष करते थे। लिंडा ने घर पर रहकर बच्चे की देखभाल करने वाली मां बनने के लिए नौकरी छोड़ी, जिससे केविन को नवजात बच्चे के खर्च पूरे करने के लिए अतिरिक्त शिफ्टें लेनी पड़ी। लेकिन यह जोड़ा पूरी तरह अकेला नहीं था। वे शुरू में लिंडा के माता-पिता के साथ रह सके, जिससे उन्हें हर महीने पैसे बचाने में मदद मिली। वे इमिंगहैम के पेलहैम्स रोड पर किराए के मकान में रहने लगे, जो ग्रिम्सबी से कई मील उत्तर में है। लेकिन जल्द ही लिंडा फिर गर्भवती हो गई। हंटली का भाई वेन का जन्म 16 अगस्त 1975 को हुआ था। नेथन येट्स ने अपनी किताब बियॉन्ड ईविल इनसाइड द ट्विस्टेड माइंड ऑफ इयान हंटली में हंटली के पिता को जरूरत से ज्यादा काम करने वाले, थके हुए और सख्त और उदास पिता बताया है। मित्रों ने उन्हें एक ऐसे व्यक्ति के रूप में याद किया है जो कभी मुस्कुराता नहीं था, गहरे और सख्त चेहरे वाला, कठोर स्वभाव का और अपनी उम्र से अधिक परिपक्व दिखता था। केविन सख्त अनुशासन प्रिय थे, लेकिन पत्नी के प्रति समर्पित थे। ऐसा उनके पहले बेटे में भी दिखा, जो छोटे भाई के आने पर ईर्ष्या करने लगा। परिवार के दोस्तों ने बताया कि बचपन में हंटली को संभालना मुश्किल था। जरा जरा सी बात पर रो पड़ता था, हर समय चीखता रोता रहता था और मां को ही चाहता था। वो ऐसा तब ज्यादा करता था जब उसकी मां छोटे वाले के साथ व्यस्त होती थी, जैसे उसे बर्दाश्त नहीं था कि उसकी मां वेन को ध्यान दे रही है। येट्स ने अपनी किताब में लिखा कि अपने छोटे भाई के प्रति जलन हंटली की जिंदगी में एक बड़ी वजह थी, खासकर अपनी पूर्व पत्नी के साथ, जिससे वो 90 के दशक में थोड़े समय के लिए शादीशुदा था। उन्होंने लिखा कि उसकी ईर्ष्या ने उसकी पूरी जिंदगी पर गहरा असर डाला। सभी के अनुसार हंटली अपनी मां का लाडला था और उसका अपने पिता से रिश्ता दूर और भावनात्मक रूप से कटा हुआ था। स्कूल में उसे बार बार तंग किया जाता और अकेला माना जाता था। हंटली के लंबे माथे की वजह से सहपाठी उसे स्पेडहेड और व्हाइट क्लिफ्स ऑफ डोवर कहते थे। अस्थमा और कमजोर शरीर के कारण वो साथियों से नहीं जीत पाता था और वो अक्सर बदमाशों की शिकायत शिक्षकों से करता था, जिससे वो और ज्यादा निशाना बनता था। और ऐसा नहीं था कि वो सिर्फ चुगली करता था, एक पूर्व छात्र ने याद किया। सब उससे नफरत करते थे। जो लोग उसे पसंद नहीं करते थे, उनके बारे में वो मनगढ़ंत कहानियां बनाकर बहुत परेशानी खड़ी करता था, और ऐसे लोग लगभग सभी थे। शिक्षकों को वह अधिक पसंद नहीं था, लेकिन एक प्राथमिक स्कूल शिक्षिका ने उसे प्यारे बच्चे के रूप में याद किया। अपनी शुरुआती बचपन के दौरान किसी समय हंटली ने बताया कि उसे एक वयस्क द्वारा पीटा गया और यौन शोषण किया गया, और उसने इसे ऐसी घटना के रूप में बताया जिसने उसकी पूरी जिंदगी पर गहरा असर डाला। इस घटना के बारे में बहुत कम जानकारी उपलब्ध है। 11 साल की उम्र में हंटली ने दूसरे स्कूल में दाखिला लिया, जहां वह फिर भी अलोकप्रिय रहा। उसने अपनी पुरानी आदतें जारी रखीं, जैसे दूसरों की शिकायत करना और कहानियां बनाना, और आखिरकार उसकी बदमाशी इतनी बढ़ गई कि उसे एक और स्कूल में भेज दिया गया। हंटली की पढ़ाई में प्रदर्शन औसत से कम था, और संभवतः उसे जो बदमाशी झेलनी पड़ी उसकी वजह से वो परेशान रहा। नए स्कूल में भी उसे दोस्त बनाने में मुश्किल हुई। उसने स्काउट्स ज्वाइन किए, पर शारीरिक गतिविधि उसे पसंद नहीं आई। 13 साल की उम्र में उसने एयर ट्रेनिंग कॉर्प्स ज्वाइन की और आरएएफ में जाने का सपना देखा। वह लेकनहीथ एयरबेस से परिचित हो गया, जहां उसे दूर से विमान देखना पसंद था। यहीं उसने बाद में अपने शिकार फेंके थे। लेकिन हंटली ने लगभग 1 साल बाद कैडेट्स छोड़ दिए, और स्कूल या अपनी चुनी हुई गतिविधियों में खुद को स्थापित करने में असफल रहने के कारण वो बहुत निराश हो गया। बताया जाता है कि वह ध्यान पाने की इच्छा से जूझ रहा था और घर पर अकेले पैरासिटामोल की पूरी डिब्बी खाकर आत्महत्या की कोशिश की। उसकी मां ने उसे मुश्किल से होश में पाया और अस्पताल ले गई, जहां उसका पेट साफ हुआ। हंटली ने कई बार आत्महत्या की कोशिश की, लेकिन साथियों ने इसे ध्यान आकर्षित करने की कोशिश माना। कम उम्र से ही हंटली में यौन इच्छाएं थीं
और सहपाठी उसे शिकारी मानते थे। जब वो 12 साल का था तब उसकी पहली गर्लफ्रेंड बनी थी और वो 14 साल में वर्जिनिटी खोने पर गर्व करता था। एक सहपाठी ने याद किया, उसका लड़कियों के साथ तरीका यह था कि वो सबसे छोटी और सबसे आसानी से बहकाई जा सकने वाली लड़कियों को चुनता था और बस उनसे झूठ बोलता था। वो उनके साथ घुलने मिलने के लिए कुछ भी कह देता था। मुझे याद है कि स्कूल में वो कम से कम 3 लड़कियों के साथ बाहर गया था। वे सभी उससे छोटी थीं और उनमें से कोई भी उसके साथ ज्यादा समय तक नहीं रही। किशोर अवस्था में हंटली में सुधार नहीं हुआ। उसने जानवरों को यातना देना शुरू कर दिया। वो गलियों में बिल्लियों या कुत्तों की तलाश में घूमता था जिन्हें वो परेशान कर सके। एक पूर्व सहपाठी ने कहा, उसका काम बीमार मानसिकता का था। वह कुत्तों बिल्लियों पर पटाखे बांधकर उड़ाता या उन पर मिट्टी का तेल डालकर आग लगा देता था। वो हमेशा इस बारे में डींगे मारता था, मानो सबको यह शानदार लगेगा। इसी दौरान उसकी मुलाकात एक गर्लफ्रेंड से हुई जिसका नाम अमांडा मार्शल था, जिसे वो बहुत फ्लर्टी लगा और उसने नोट किया कि उसमें लड़कियों के साथ आत्मविश्वास था। 16 साल की उम्र में वे दोनों एक फ्लैट में साथ रहने लगे, लेकिन उनका रिश्ता टूटने लगा था। द स्कॉट्समैन ने बताया कि वह आत्मसम्मान के लिए उस पर निर्भर थी, इसलिए उसे कंट्रोल करने की जरूरत महसूस हुई। उसने उसे बताना शुरू किया कि वो क्या पहन सकती है और किससे बात कर सकती है। उसमें एक औसत अत्याचारी की सभी खासियतें थीं, जो अपनी इच्छाएं जबरन लागू करता था। एक बार हंटली ने उसे पूल क्यू से सिर पर मारा, जिससे वह बेहोश हो गई। अमांडा ने आखिरकार तब उसे छोड़ दिया जब उसने पता लगाया कि उसका साथी उसके घर बच्चों को ला रहा था, जिनमें से ज्यादातर 12 और 13 साल के आसपास के थे, जब वो वहां नहीं होती थीं। लेकिन जब हंटली ने आत्महत्या करने की कोशिश की, तो वह वापस लौट आई। इसके बाद वह हंटली के साथ मनोचिकित्सक के पास गई और उसके बच्चे से गर्भवती हुई। हंटली ने अमांडा को सीढ़ियों से गिराया, जिससे उसका गर्भपात हो गया और बच्चा नहीं बच सका। हिंसा के बाद उसने उसे हमेशा के लिए छोड़ दिया। हंटली ने 16 की उम्र में स्कूल छोड़ा और 5 जीसीएससी पास किए। फिर उसने ग्रिम्सबी में मछलियों की अटड़ियां निकालने का काम शुरू किया, लेकिन वहां भी घुलने मिलने में दिक्कत हुई। इसके बाद उसने कई छोटे मोटे काम किए, बेरोजगारी झेली और स्थायी रहने की जगह ढूंढने में मुश्किल हुई। व्यस्क हंटली को चालाक और असुरक्षित बताया गया। आत्मविश्वास की कमी के कारण वो कमजोर महिलाओं और लड़कियों को शिकार बनाता था। 2002 में गिरफ्तारी से पहले हंटली को पुलिस और सामाजिक सेवाओं ने 9 यौन अपराधों, जिसमें 4 कथित बलात्कार, 4 नाबालिग से बलात्कार और एक 11 साल की लड़की पर अश्लील हमला शामिल था, के लिए जांचा था। यह भी देखा गया कि वह 2 नियंत्रित और शारीरिक रूप से अपमानजनक रिश्तों में था, जिन्हें वह अपनी गर्लफ्रेंड कहता था, और दोनों नाबालिग थीं, उम्र 15 और 16 साल। उसने एक 16 साल की लड़की को कमरे में बंद कर दिया क्योंकि उसने संबंध से इनकार किया। उसने उसे 2 हफ्ते बंद रखा और बाद में छोड़ा, जिससे उसे भूख व डिहाइड्रेशन के कारण अस्पताल में भर्ती करना पड़ा। 1994 में 21 साल की उम्र में हंटली ने 18 वर्षीय क्लेयर इवांस को डेट करना शुरू किया, जिनसे वह हाइंस फैक्ट्री में मिला था। यह जोड़ा 2 महीने तक साथ रहा, फिर उनकी सगाई हो गई और जनवरी 1995 में उन्होंने शादी कर ली। हालांकि उनकी शादी के कुछ ही दिनों बाद समस्याएं सामने आने लगीं, क्योंकि हंटली ने खुद को एक बदमिजाज और हिंसक इंसान के रूप में दिखाना शुरू कर दिया। 1 महीने के भीतर उसने क्लेयर के साथ नियमित रूप से यौन शोषण करना शुरू कर दिया और अन्य तरीकों से भी उसे अक्सर प्रताड़ित करता था, जिसमें उसे घर से बाहर बंद कर देना और उसके बाल काट देना शामिल था। क्लेयर ने याद किया कि उसके पति ने उसे रसोई के सिंक के ऊपर उसका गला दबाया था। याद करते हुए मैं देख सकती थी कि वो ये करते हुए मुस्कुरा रहा था और हंस रहा था। मैं मुश्किल से बोल पा रही थी और सांस के लिए तरस रही थी, लेकिन जितना ज्यादा मैं छटपटाती, उतना ही ज्यादा उसे मजा आता दिख रहा था। अमांडा की तरह वो भी उसके बच्चे से गर्भवती हो गई थी, लेकिन उसे इतनी बुरी तरह शारीरिक रूप से प्रताड़ित किया गया कि उसे गर्भपात हो गया। क्लेयर के छोड़ने पर हंटली ने आरोप लगाया कि शादी की रात उसने उसके भाई से संबंध बनाए, इसी कारण तलाक हो रहा था। अलग होने के बाद क्लेयर ने उसके भाई वेन को डेट करना शुरू किया और आखिरकार हंटली के तलाक के कागजों पर हस्ताक्षर करने के बाद वे दोनों शादी कर बैठे। इस डॉक्यूमेंट्री के लिखे जाने तक वेन और क्लेयर का तलाक हो चुका था।
क्लेयर से अलग होने पर भी हंटली नाबालिगों के साथ संबंध रखता रहा। पुलिस का मानना है कि अपनी गिरफ्तारी से पहले हंटली के कम से कम 30 यौन साथी थे, लेकिन उन लड़कियों में से कई सहमति देने की उम्र में नहीं थीं, क्योंकि वे बच्चे थीं। उसके आकर्षण से प्रभावित कई लोग उसकी हिंसक प्रवृत्ति जानकर हैरान रह गए। अगस्त 1995 में एक 15 साल की लड़की के पिता ने हंटली पर बेटी से संबंध का आरोप लगाया। तब पुलिस बुलाई गई। पुलिस और सामाजिक सेवाओं दोनों ने इस मामले की जांच की और लड़की से पता चला कि वास्तव में उनके बीच तथाकथित यौन संबंध था। हालांकि 15 साल की लड़की ने कानूनी कार्रवाई आगे बढ़ाने से इनकार कर दिया, इसलिए मामला बंद कर दिया गया। हालांकि हंटली को अवैध यौन संबंध के लिए गिरफ्तार किया जाना चाहिए था, लेकिन उसे गिरफ्तार नहीं किया गया। अगर उसे गिरफ्तार किया जाता तो पुलिस वर्षों बाद हॉली और जेसिका के मामले में उसे जल्दी एक पक्का संदिग्ध मान लेती और शायद ये घटना रोकी जा सकती थी। 1995 में हंटली ने 16 साल के फ्लैटमेट के साथ पड़ोसी के घर चोरी कबूली, लेकिन पुलिस ने सही नोट्स नहीं बनाए, जिससे अदालत में कबूलनामा नहीं माना गया। चोरी की शिकार महिला ने पुलिस की हतोत्साहित कोशिशों के बावजूद आरोप लगाए, लेकिन मामला रोक दिया गया और आरोप रिकॉर्ड में रह गए। इस दौरान हंटली ने कम उम्र की स्कूल जाने वाली लड़कियों का पीछा करना जारी रखा। एक लड़की की मां ने दरवाजे पर आकर चेतावनी दी, वहीं दूसरी लड़की की ओर से कुछ लोग बेसबॉल बैट लेकर आए। दोनों का संदेश एक जैसा था। 1996 में वो 15 साल की केटी वेबर से मिला, जिसे हंटली पर क्रश हो गया। दोनों ने रिश्ता शुरू किया और वो जल्दी ही उसके साथ रहने लगी। जैसा कि वह हमेशा करता था, हंटली ने उसे अपने परिवार और दोस्तों से रिश्ता तोड़ने के लिए कहा और बताया कि उसे स्कूल छोड़कर नौकरी करनी होगी। युवती की दोस्त ने देखा कि वो उससे हुक्म चलाने वाले घमंडी अंदाज में गुलाम जैसा व्यवहार करता था। उसने सच में उसका जीवन खराब कर दिया। वह बहुत होशियार लड़की थी, लेकिन उसने उसे स्कूल छोड़ने और एक बेकार सी नौकरी करने के लिए मजबूर कर दिया। हंटली के साथ बिताए समय को याद करते हुए केटी ने कहा कि वह डरती थी कि अगर उसने उसकी बात नहीं मानी तो क्या होगा। उसने आगे कहा, एक बार जब यह साफ हो गया कि मुझे वो पसंद है और हमारे बीच शारीरिक संबंध हो गए हैं, तो उसने मुझे बच्चे की तरह ट्रीट करना शुरू कर दिया और मुझे डराने धमकाने लगा। रिश्ते में केटी के साथ हिंसा हुई और 1998 में गर्भवती होने पर एक बुरी लड़ाई के बाद वो भाग गई। उसने फोन बॉक्स से पिता को बुलाया और तब तक छुपी रही जब तक वे आ नहीं गए। उसी साल केटी ने हंटली के बच्चे को जन्म दिया। अप्रैल 1998 में हंटली को 18 वर्षीय लड़की से बलात्कार के शक में गिरफ्तार किया गया। उसने दावा किया कि यह संबंध आपसी सहमति से हुआ था और उस पर कोई आरोप नहीं लगाया गया। एक और 18 साल की लड़की सामने आई और उसने आरोप लगाया कि मई में जब वो रात को बाहर से घर लौट रही थी, तब हंटली ने उसके साथ बलात्कार किया था। एक स्थानीय नाइट क्लब से दोनों की सीसीटीवी फुटेज में उन्हें एक दूसरे से मिलते जुलते दिखाया गया, लेकिन इसे आरोप लगाने के लिए अपर्याप्त सबूत माना गया। हालांकि उसे दोषी नहीं ठहराया गया, लेकिन हंटली की बदनामी बलात्कारी और बाल शोषक के रूप में फैलने लगी। उसे अक्सर उसके पड़ोसियों द्वारा अपमानित किया जाता था और आखिरकार उसने अपनी नौकरी खो दी और उसे अपनी मां के साथ रहने के लिए मजबूर होना पड़ा। इसके अलावा उसे अपनी बेटी या उसकी मां के साथ बातचीत करने से भी मना कर दिया गया था। एक महीने बाद जून में 12 साल की एक लड़की ने पुलिस को बताया कि सितंबर 1997 में हंटली ने उसका यौन शोषण किया था। उसने उसे टहलने के लिए राजी किया था और फिर एक बाग में उसका यौन शोषण किया। वो कुछ देर तक हंटली से बची, लेकिन वो उसे पकड़कर धमकी देने लगा कि अगर किसी को बताया तो मार देगा। हालांकि इस आरोप की जांच की गई थी, लेकिन हंटली पर इस घटना के संबंध में कभी आरोप नहीं लगाया गया। 2 महीने पहले कथित बलात्कार मामले में नाम आने पर 12 साल की लड़की की बात पर विश्वास नहीं किया गया, जिससे उसकी मां बहुत गुस्से में थी। 2003 में हेम्बरसाइड पुलिस के चीफ कांस्टेबल डेविड वेस्टवुड ने कहा कि सिस्टम की खामियां और मानवीय गलती जिम्मेदार थीं। हॉली और जेसिका के केस में हंटली को संदिग्ध क्यों नहीं माना गया और इतने साफ यौन अपराधी को सालों तक सजा क्यों नहीं मिली? उन्होंने कहा कि डेटा प्रोटेक्शन एक्ट के तहत रिकॉर्ड्स डिलीट हुए, लेकिन कई विशेषज्ञों ने इस पर असहमति जताई। जब वेस्टवुड से आगे पूछा गया कि हंटली इतने लंबे समय तक क्यों आजाद रहा, तो वे इंटरव्यू छोड़कर चले गए।
वेस्टवुड को उन रिकॉर्ड्स को नष्ट करने का आदेश देने के लिए सस्पेंड कर दिया गया जिनमें कथित बाल यौन शोषकों के मामले थे जिनमें सजा नहीं हुई थी, लेकिन बाद में यह सस्पेंशन रद्द कर दिया गया। गौरतलब है कि हंटली को सेकेंडरी केयरटेकर की नौकरी पर रखने वाले हेड टीचर भी तब सवालों के घेरे में आ गए जब उन्होंने स्वीकार किया कि उन्होंने नौकरी देने से पहले उसकी कोई भी रेफरेंस नहीं जांची थी। उन्होंने ये भी नहीं जांचा कि क्या वो बच्चों के साथ काम करने के लिए उपयुक्त उम्मीदवार है या नहीं। परिणाम, हंटली को मुकदमे की मंजूरी मिली जहां उसने हत्या के 2 आरोपों में खुद को दोषी नहीं बताया। उन्होंने गवाही के दौरान दावा किया कि हॉली की मौत तब हो गई जब वो गलती से उसे अपने बाथटब में गिरा बैठे और उन्होंने जेसिका का दम इसलिए घोटा ताकि वो चिल्ला न सके। होम ऑफिस के पैथोलॉजिस्ट ने नोट किया कि यह विचार पूरी तरह से अविश्वसनीय था और कम से कम यह संभावना नहीं थी कि हॉली बाथटब में गिरने से डूब सकती थी। उन्होंने यह भी जोड़ा कि जेसिका की मौत केवल तभी दम घुटने से हो सकती थी जब उसे जबरदस्ती रोका गया हो और उसने जोरदार संघर्ष किया हो। हंटली ने पिता को बताया कि उसने जेसिका को इसलिए मारा ताकि वो अपने मोबाइल फोन से मदद के लिए कॉल न कर सके। मुकदमे के वक्त हंटली 30 साल का था। उसने जूरी से कहा, काश मैं समय को पीछे लौटा पाता, काश मैं चीजों को अलग तरीके से कर पाता। मैं बस यही चाहता हूं कि यह सब कभी हुआ ही ना होता। जो कुछ हुआ उसके लिए मुझे अफसोस है, मैंने जो किया उसके लिए मुझे शर्म आती है। मैं मानता हूं कि मैं हॉली और जेसिका की मौत का जिम्मेदार हूं, लेकिन अब कुछ नहीं कर सकता। काश ऐसा हो सकता, मैं दिल से चाहता हूं। उसने कहा कि वो ऐसे व्यवहार करता रहा जैसे कुछ हुआ ही नहीं, क्योंकि वो डरा हुआ था और उसने जो किया था उस पर शर्मिंदा था। इस दौरान जज ने कहा कि उसने जेसिका, हॉली और उनके परिवारों के प्रति लगातार क्रूरता और निर्मम संवेदनहीनता दिखाई। जली लाशों, कटे कपड़ों, फेंकी चीजों, फिंगरप्रिंट्स और पराग के निशानों के बीच हंटली के खिलाफ इतने भौतिक सबूत थे कि कोई यह नहीं मान सकता था कि यह साधारण दुर्घटना थी। अभियोजकों का मानना है कि ये हत्याएं यौन प्रेरित थीं। ये निष्कर्ष उन्होंने तब निकाला जब उन्हें उसके कथित सीरियल रेपिस्ट और बाल शिकार करने वाले के रूप में उसकी स्थिति के बारे में पता चला और ये तथ्य भी सामने आया कि लड़कियों की मौत के तुरंत बाद उसने अपनी चादरें धोई थीं। दिलचस्प बात यह है कि कैर ने जांचकर्ताओं को बताया कि हंटली के अनुसार घर के काम करना उसका काम था, इसलिए यह बहुत असामान्य था कि हंटली ने खुद ही बिस्तर की चादरें धोने का जिम्मा लिया। इन हत्याओं को अवसरवादी अपराध माना गया, जिसमें एक आपराधिक मनोवैज्ञानिक ने हंटली को छिपा हुआ शिकारी बाल यौन अपराधी बताया, जिसने मौके का फायदा उठाकर बच्चों को घर बुलाया। 17 घंटे और 32 मिनट की बहस के बाद जूरी ने दोषी करार देने का फैसला सुनाया। इसके बाद हंटली को 2 बार उम्र कैद मिली। उसे 2042 से पहले रिहाई पर विचार नहीं किया जाएगा। तब तक उसकी उम्र 68 साल हो जाएगी और हम शुक्रगुजार हो सकते हैं कि यह अपील लगभग निश्चित रूप से खारिज कर दी जाएगी। मैक्सीन कार को इस बीच एक अपराधी की मदद करने के 2 मामलों और न्याय की प्रक्रिया में बाधा डालने के 1 मामले में आरोपित किया गया था। उसने न्याय की प्रक्रिया में बाधा डालने के आरोप को स्वीकार कर लिया, लेकिन अपराधी की मदद करने के दोनों आरोपों का विरोध किया। उसने कहा कि उसने साथी को बचाने के लिए अधिकारियों से झूठ बोला, क्योंकि वो उसे निर्दोष मानती थी। उसे अपराधी की मदद करने के दोनों आरोपों में बरी कर दिया गया और न्याय की प्रक्रिया में बाधा डालने के लिए 3.5 साल की सजा सुनाई गई। उसने 21 महीने जेल में बिताए और 14 मई 2004 को प्रोबेशन पर रिहा हुई। उसे बाद में एक नई पहचान दी गई और एक सुरक्षित ठिकाने पर भेज दिया गया। रिपोर्ट्स के अनुसार 2011 में कैर ने एक बेटे को जन्म दिया और 2014 में उसकी शादी हो गई। वह अपने बेटे और पति के साथ एक समुद्र किनारे के शहर में रहती है। कहा जाता है कि उसके पति को उसके असली नाम और मामले से संबंध की जानकारी है। हॉली वेल्स और जेसिका चैपमैन की हत्या के 2 साल बाद ही दंपति की 5 कॉलेज क्लोज वाली संपत्ति गिरा दी गई थी। डरहम के एचएमपी फ्रैंकलिन में सजा के दौरान हंटली पर अन्य कैदियों ने हमला किया। उसे कई स्वास्थ्य समस्याएं हुईं और उसने कई बार आत्महत्या की कोशिश की। वो पीटर सटक्लिफ, स्प्री किलर, मार्क हॉब्सन और लुटेरे डेमियन फॉक्स जैसे लोगों से भिड़ चुका है। ज्ञात है कि उसने 1997 में बाग में 11 साल की लड़की के यौन उत्पीड़न की बात मानी थी, पर पुलिस ने गवाही को विश्वसनीय नहीं माना।
इस अपराध की पीड़िता को उसके कबूलनामे की खबर मिलने के बाद बहुत राहत महसूस हुई, लेकिन उसने ये भी जोड़ा, फिर भी मुझे दुख है कि हंटली को खुला छोड़ दिया गया, जिससे 2 मासूम बच्चों की मौत हो गई। साथ ही कैदियों ने बताया है कि हंटली अकेला रहता है और समूह गतिविधियों में शामिल नहीं होता, जैसे वह स्कूल और काम में भी अकेला था। नवंबर 2019 में उस गार्ड को लात मारने और अधिकारी को गाली देने पर एकांत कारावास मिला। उसकी लात को बेकार कहा गया, पर एकांत में रखे जाने पर वो रिपोर्टेडली रो पड़ा। इस समय उसकी विशेष सुविधाएं वापस ले ली गईं। उसे 20 पाउंड प्रति सप्ताह की पेंटिंग की नौकरी से निकाल दिया गया और उसे फिश एंड चिप्स डिनर खरीदने से भी रोक दिया गया। हॉली और जेसिका की मौत ने पूरे ब्रिटेन और दुनिया को झकझोर दिया। इस वीडियो के समय तक लड़कियां 30 की उम्र में होती। उनके पास नौकरियां, घर, बच्चे और शायद शादी भी होती। वे यात्रा भी कर चुके होते, लेकिन ये सब उनसे बेरहमी से एक कायर विकृत राक्षस ने छीन लिया, जो अब उम्र भर सलाखों के पीछे रहेगा।